हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री और आज हम एक नई टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा सा कुछ हमारे बच्चों के क्वेरीज आए थे फ्रॉम रेस्पिरेशन, तो थोड़ा सा हम वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे ने कमेंट्स भी किए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स भी दिए एंड मैक्सिमम ऑफ द आंसर्स वे करेक्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विथ मी। लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि मैम क्रेब्स साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा इन डिटेल समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले इन डिटेल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हमें इन डिटेल क्रेब्स साइकिल स्टडी करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ओके, स्टिल फिर भी आपने पूछा कि क्रेब्स साइकिल क्या होती है, तो मैं जस्ट इन अ सिंपल वे बताना चाहती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में कुछ हमारे सीक्वेंस ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं एंड दिस केमिकल चेंजेस, ये एक पूरी की पूरी साइकिल बनती है और ये पूरी की पूरी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें अलग अलग एसिड फॉर्म होती है। तो इसी साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं एंड इट इज नेम्ड आफ्टर H.A. क्रैब। ठीक है, तो बेसिकली H.A. क्रैब ने इसे डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के बाद ये साइकिल क्रैब साइकिल के नाम से फेमस हो गया। So then the second question was what is pyruvate? पायरुवेट क्या है? तो देखिए, पायरुवेट क्या है, तो इट इज बेसिकली अ बायोकेमिकल सब्सटेंस, एक 3 कार्बन सब्सटेंस है जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब भी ग्लूकोज ब्रेक होती है, विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, it is broken down and it forms a 3 carbon compound जिसको हम पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ओके, सो देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन कि क्या डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है जब भी हम सांस लेते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप एक बार डीपली इनहेल करके देखो। व्हेनेवर यू इनहेल, आपकी जो स्टमक के ऊपर पोर्शन होती है उसमें एक आपको कंट्रैक्शन फील होगी। जस्ट ट्राई टू रिलेट थिंग्स। तो सिमिलरली जब भी हम इनहेल करेंगे, हमारी जो डायफ्राम होगी इट विल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन, आप मुझे बताओ व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है कि जस्ट बिकॉज हमारी पूरी जितनी भी हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप के चीजें होती है। कहीं पे डाइजेशन होती है, कहीं पे रेस्पिरेशन होती है। तो सिंपल सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, इट विल रिक्वायर सम ओला एंड उबर, इट विल रिक्वायर सम व्हीकल्स। ठीक है, और ये जो व्हीकल्स है, ये जो ट्रांसपोर्टेशंस है, दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। यस, सो आज हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से चीज है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। यस, एंड इन दैट वी विल स्टडी 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इज ब्लड and number 2 is lymph, and after that we will study about transportation in plants. Plants में कैसे transportation होती है, and at last of course the question of the day. So now let's begin with a simple question: how or what are the things that are
ट्रांसपोर्टेड। आखिर ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, उसमें किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन होती है? सो सिंपली द आंसर विल बी, इन केस ऑफ ह्यूमन अगर हम देखें, इन केस ऑफ अगर हम एनिमल देखें, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की होगी? इट विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हो सकती है, प्रोटीन्स की हो सकती है, फैट्स की हो सकती है, इन शॉर्ट न्यूट्रिएंट्स की हो सकती है, मिनरल्स की हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट आवर हार्मोन्स, हमारे जितने भी हार्मोन्स है, कितने हार्मोन्स होते हैं हमारे? लाइक थायराइड। ठीक है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड में रिलीज होती है। तो सिंपल सी बात है, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड से होती है। सो यस, इन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीजों की हो सकती है? प्रोटीन्स की हो सकती है, कार्ब्स हो सकते हैं, देन अगेन मिनरल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। सो इनफैक्ट डिफरेंट एंजाइम्स भी हो सकते हैं। सो डेफिनेट सी बात है, बहुत ही अलग अलग चीजों की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है इन केस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। वही अगर हम देखें प्लांट में किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होगी? सो इन केस ऑफ प्लांट, ओके, इन केस ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्टेशन होगी सबसे पहले मिनरल्स की, पानी की, क्योंकि वी ऑल नो दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होगी ऑफ मिनरल्स, देन ऑफ वाटर, एंड अगर हम विद इन द प्लांट देखें तो प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके हाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके वजह से उनमें जो फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है, ग्रीन पार्ट्स में होती है। बट खाने की अगर हम बात करें तो इट इज रिक्वायर्ड बाय द फ्रूट ऑल्सो, द फ्लावर ऑल्सो, इवन द रूट ऑल्सो। हर सेल को खुराक की तो जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेट सी बात है कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्लांट में एक प्रॉपर सिस्टम होती है। तो यस, प्लांट में मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट तो होती ही है, उसके साथ साथ फूड एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की भी मूवमेंट हो सकती है। So these are the things that are transported in different organisms. Now we will start with transportation in human. और जब भी हम human transportation की बात करेंगे, there will be two system of transportation. One is खून, okay, yes, it is blood, and another one is the lymph, जिसे हम tissue fluid भी कहते हैं. So now first of all we will start with blood. So ये जो blood है, इसमें आखिर होता क्या है, किन किन चीजों से ब्लड बनी हुई है, और सिंपली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? सो ब्लड इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. सबसे पहला कंपोनेंट जो है इट इज प्लाज्मा. सेकेंड कंपोनेंट इट इज RBCs. Okay, third component is WBCs and fourth component is platelets. Okay, so these are the four components of blood. आपने क्लास 9 में भी इन सब की ऑलरेडी इन डिटेल स्टडी की होगी, फिर भी दोबारा से, ताकि आपको दोबारा से चीजें याद आए, मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स. तो हम शुरू करेंगे विथ प्लाज्मा. तो ये जो प्लाज्मा है ये क्या है? सो प्लाज्मा इज बेसिकली अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड. ठीक है, प्लाज्मा जो है इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, मतलब येलोइश कलर. स्ट्रॉ कलर का मतलब है येलोइश कलर. इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस टाइप की कलर होती है प्लाज्मा की. सो इट इज अ
स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, और सिंपली हम कह सकते हैं विस्कोस फ्लूइड, क्योंकि ये पूरी लिक्विड टाइप की नहीं होती, थोड़ी सी इसमें विस्कोसिटी होती है। अब नेक्स्ट जो है प्लाज्मा में भी क्या होता है, प्लाज्मा मेनली कंटेन्स 90 to 92% इसमें बस वाटर होता है, ठीक है, और कुछ हमारे 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा में भी अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं और इन प्रोटीन्स की अलग अलग फंक्शन हो सकती है, जैसे कि कुछ प्रोटीन प्लेटलेट्स के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, कुछ प्रोटीन्स कुछ और फंक्शंस करते हैं, डिफेंस में फंक्शंस करते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, हर किसी की अलग अलग फंक्शंस होती है। उसके अलावा प्लाज्मा में कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, अभी जो मैंने आपको कहा था कि ब्लड में मिनरल्स होते हैं, ब्लड में प्रोटीन होते हैं, तो ये सारे बेसिकली कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। सो इट में कंटेन मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, तो अलग अलग चीजें इसमें हो सकती है। और जितने भी हमारे बाकी के कंपोनेंट्स है लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, दे रिमेन डिफ्यूज और दे रिमेन डिसॉल्व इन दिस प्लाज्मा। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इट इज इराइथ्रोसाइट्स, और सिंपली जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। अगर हम उनकी स्ट्रक्चर देखें तो रेड ब्लड सेल कुछ इस तरीके से होते हैं, विच वी कॉल इज बायोकॉन्केव, ठीक है, इनकी शेप जो है बाइकॉन्केव होती है। और एक खासियत आरबीसीज की ये होती है कि उनमें ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई दूसरी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। यस, सो आरबीसीज लैक न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। बट इंपॉर्टेंट यहां सबसे क्या है, आरबीसीज कंटेन अ पिगमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन रिच पिगमेंट होता है आरबीसीज में, विच इज क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। यस, सो आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, इट इज अ आयरन रिच कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और यही मेन कंपाउंड है जो क्या करता है, इट टेक्स रोल और टेक्स पार्ट इन गैसेस ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स जो भी हमारी ऑक्सीजन है इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अब देखिए रेस्पिरेशन वाले लास्ट लेक्चर पे मैंने ये पूछा था कि क्यों डिफ्यूजन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी साइज बहुत बड़ी होती है और उनमें नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं हो सकता। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट्स, ये जो हेमोग्लोबिन है ये क्या करती है, ये इस चीज को इजी बना देती है। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाती है। ओके, अब हम आते हैं दूसरी कंपोनेंट पे, दैट इज ऑफ कोर्स WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, और जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट एंड साइट सिंपली मींस सेल। अब सबको पता है कि WBCs और व्हाइट ब्लड सेल की फंक्शन क्या होती है, इट इज बॉडी डिफेंस, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और देखिए जितने भी हमारे WBCs है उनकी एक बहुत बड़ी ग्रुप बनी हुई है, ठीक है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs एंड अगेन इनको ब्रॉडली कैटेगराइज की है इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेल्स है इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स बने हैं, कुछ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो जितने भी WBCs है जिनकी साइटोप्लाज्म में इस टाइप के डॉट्स है उनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। एंड अगेन जिनमें भी ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते, यहाँ आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म में किसी भी टाइप की ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो जिनमें ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं दे आर अग्रेन्युलोसाइट्स। ओके,
अब जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, उनके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज योसाइनोफिल्स, ठीक है, एंड ये बेसिकली हमारे 2 to 5% ऑफ WBC होते हैं। WBC की जितनी अमाउंट होती है उससे 2 to 5% हमारे योसाइनोफिल्स होते हैं, और इनकी मेन फंक्शन है बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस करना। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करेगी, हमारी बॉडी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस शो करेगी। सिमिलरली द सेकेंड ग्रेन्युलोसाइट इज बेसोफिल, जो हमारी सिर्फ 1% ऑफ WBC है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बेसोफिल्स है अलग अलग तरीके के केमिकल रिलीज करते हैं, जो हमारे ऑलरेडी सब कुछ जाके कहीं ना कहीं डिफेंस में ही काम आएंगे, बट ये केमिकल क्या करेगी, हमारे बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस करेंगे। The last granulocytes are neutrophils, और ये जो न्यूट्रोफिल है सबसे ज्यादा जो अमाउंट है WBC की वो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एंड दिस न्यूट्रोफिल्स आर राक्षस, दैट मीन्स दे आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब होता है सेल ईटिंग, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये जो भी बैक्टीरियाज आते हैं या जो भी फंगल स्पोर्स वगैरह हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स उनको खा जाते हैं, उनको अपने सेल के अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी मोड को हम फैगोसाइटिक कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं अ ग्रेन्युलोसाइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ए ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में किसी भी टाइप की ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसीलिए उनको हम अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और इनके भी 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज मोनोसाइट। ये जो मोनोसाइट है इसका भी काम है सेल ईटिंग करना, दैट मीन्स इनकी भी फैगोसाइटिक मोड होती है, ये भी सेल को खा जाते हैं। एंड जो सेकंड है दैट इज लिम्फोसाइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट WBC है, क्योंकि यही WBC है जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या है, दे आर प्रोटीन्स। ये हमारे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हम कह सकते हैं कि अलग अलग हमारे पैथोजेंस होते हैं, कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हमारे वायरसेस होते हैं, फिर फंगस हो सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ों से हमारी बीमारी होती है। और ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, प्लस उनको याद भी रखते हैं। इसीलिए आप देखोगे देयर इज अ ओल्ड सेइंग कि हमें अगर चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो लाइफ में दोबारा हमें चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको पहचान जाती है, और जब भी वो नेक्स्ट टाइम हमारे बॉडी को अटैक करेंगे तो ये एंटीबॉडीज उनको तुरंत ही मार डालेंगे। तो सिंपली ये एक टाइप की मेमोरी सेल्स होती है जो बीमारियों को याद रखते हैं। तो ये थे हमारे सारे WBCs। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट कंपोनेंट दैट इज प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स है दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इनफैक्ट प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें ये प्रॉपर सेल्स है ही नहीं, दे आर समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स। हाउएवर फंक्शन इसकी बहुत ही झकास है, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो कहीं ना कहीं इसकी फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो WBCs अगर डिजीजेस से फाइट करते हैं, RBCs अगर बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो ये जो प्लेटलेट्स है उनको बचाते हैं ताकि वो ज्यादा ना निकल जाए, ताकि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी ना हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एवरी कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन रेस्पेक्ट।
ओके, अब देखिए इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने देख लिया कि ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, प्लाज्मा है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, बट ऐसा तो नहीं है कि ब्लड अपने आप ही मूव करती रहेगी पूरी बॉडी को। तो अब हमें एक पंप की जरूरत पड़ेगी, एक मोटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारे घर में हमेशा हम मोटर चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बोरिंग से या कॉर्पोरेशन से पानी आती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी एक मोटर, एक पंप की जरूरत पड़ेगी जो इन सारे पूरी की पूरी ब्लड सिस्टम को सर्कुलेट करेगी। और वो पंप क्या है जी? एकदम ये वाला हार्ट नहीं है, इट इज आवर मस्क्यूलर हार्ट, ठीक है। सो हार्ट इज द ऑर्गन which pump blood around our body। तो देखिए बहुत अलग है, जो हार्ट हम स्कूल में ड्रॉ करते हैं उससे बहुत अलग है। एंड दिस इज आवर हार्ट which is basically a muscular structure। एंड अगेन कौन से मसल से हार्ट बने हैं? हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये हार्ट के ही मसल्स होते हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी लिखो कार्डियक मसल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ओके, सो नाउ कम बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट एंड मेनली ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। सबसे पहले दिस वन, इट इज कॉल्ड राइट एट्रियम। नेक्स्ट वन इज दिस चैम्बर विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे हम? इट इज लेफ्ट एट्रियम। ओके, सिमिलरली नीचे के जो चैम्बर्स है दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अगेन अगर वो राइट साइड में है देन इट इज राइट वेंट्रिकल, और अगर वो लेफ्ट साइड में है देन इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड है हमारे हार्ट की। अब देखिए इसमें हमारे कुछ चीजें, कुछ हमारे सेप्टम बने हैं। सेप्टम का मतलब है एक बैरियर, एक ऐसी बैरियर जो चैम्बर्स को अलग करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग चैम्बर्स बने हैं, अलग अलग वॉल्स है जो हर चैम्बर को एक दूसरे से अलग रखते हैं। हाउएवर हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो भी डिवीजन है, जो भी सेप्टम है, उसके बीच एक छोटी सी कनेक्टिविटी होती है। व्हाई? बिकॉज ब्लड हमेशा यहां से यहां मूव करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक छोटी सी कनेक्शन उनके बीच में होती है। एंड अगेन यहाँ पे एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाई द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन एट्रियम। वेंट्रिकल्स के वॉल एट्रियम के वॉल से क्यों मोटे होते हैं? एंड द आंसर इज व्हाई? बिकॉज ये जो वेंट्रिकल है इट हैव टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि वेंट्रिकल क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को टू डिफरेंट ऑर्गन्स। एंड इसी के वजह से, ठीक है, इसी के वजह से वेंट्रिकल्स के वॉल जो होते हैं वो मोटे होते हैं एज कंपेयर टू एट्रियम। एंड अगेन हार्ट के साथ हमारे पूरी की पूरी बॉडी की, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी की जो मेन सिस्टम है, अलग अलग ट्यूब्स है, वो भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब नहीं होंगे तो ब्लड कहाँ पंप होगा? तो यस, जो मेन आर्टरी है विच इज कनेक्टेड टू अवर हार्ट, इट इज
ऑर्टा, ठीक है, इसे हम ऑर्टा कहते हैं। सिमिलरली जो मेन veins होता है which is again connected to our heart, it is called vena cava. ओके, सो अगेन अगर वो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से आए देन इट इज सुपरियोर वेना कावा, अगर वो हमारे बॉडी के नीचे के पार्ट से आए देन इट इज इंफेरियोर वेना कावा। सो ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स है रिलेटेड टू आवर हार्ट। एंड अगेन यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमेशा ब्लड की मूवमेंट यहाँ से यहाँ होती है और उल्टे डायरेक्शन में क्यों नहीं होती, which prevents the backflow of blood। तो यस, यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे हमारे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स है, कुछ ऐसे फ्लैप्स है जो इस चीज को रोकते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, एंड दिस फ्लैप्स आर कॉल्ड वेल्व्स। ठीक है, इनफैक्ट यहां नहीं, यहां पे भी होती है, जहां भी वेंट्रिकल हमारे वेसल्स पे जाएगी, जहां भी ब्लड हमारे वेंट्रिकल को छोड़कर हमारे वेसल्स पे एंटर करेगी, वहां पे भी वेल्व्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं, यहां हमें इतना इन डिटेल नहीं देखना, जस्ट रिमेंबर कि हमारे हार्ट में अलग अलग जगहों पे वेल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ओके, बस हमें ये याद रखना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कैसे ये पूरी की पूरी जो हार्ट है ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अज्यूम दिस इज आवर हार्ट। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर्स है। व्हाट आर दोस चैम्बर्स? इट इज राइट एट्रियम, देन ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, एंड देन इट इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये है 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ सेल। ठीक है, ये हमारे बॉडी की एक सेल है, कोई भी सेल हो सकता है, लीवर के सेल्स हो सकते हैं, मसल्स के सेल हो सकते हैं, कुछ भी सेल हो सकता है, बस मान लीजिए इट इज अ सेल, बॉडी सेल। एंड अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे और एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, इट इज आवर लंग्स। ठीक है, सो दिस इज आवर लंग्स, दिस इज हार्ट, एंड ये हमारी बॉडी सेल है। अब सबसे पहले देखिए सेल में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी, चीजों की ब्रेक डाउन होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, तो तब CO2 की भी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे CO2 की प्रोडक्शन होगी, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी हमारे वेन्स होते हैं, ठीक है, तो वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे टूवर्ड्स द राइट एट्रियम। पूरी बॉडी के सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो हमारे राइट एट्रियम में पहुंचेगी। किसके हेल्प के थ्रू पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ वेन्स। ओके, अब हमारी जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी ब्लड है उसमें एक प्रेशर की डेवलपमेंट होगी और ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ मूव भी करेगी। दैट मीन्स नाउ ब्लड विल मूव डाउन टू राइट वेंट्रिकल। अब दोबारा से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आप खुद सोचो, आपके पास एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आपने पानी डाल दी है, अगर आप जोर से प्लास्टिक को ऐसे उसमें कंप्रेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है अंदर में जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी दोबारा से हमारे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और अब जो ब्लड है वो यहाँ से निकलकर पहुंचेगी लंग्स में। ठीक है, और यहाँ किसके थ्रू पहुंचती है? जी बिल्कुल नहीं, वैसे तो वेन जो है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाउएवर फ्रॉम हार्ट से जो भी वेसल लंग्स तक ब्लड ले जाती है इट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये वेन नहीं है, इट इज
पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, लंग्स में गैस की एक्सचेंज होगी। लंग्स में हमारे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोली, उसमें गैस की एक्सचेंज होगी। CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अब हमारी ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगी। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगी, अगेन इट विल मूव फ्रॉम लंग्स टू आवर राइट एट्रियम। अब दोबारा से वो लंग्स से राइट एट्रियम में आएगी बाय पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड अगेन ब्लड जो है इट विल मूव डाउन टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल भी दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो भी हमारी ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर फिर सेल तक पहुंचेगी विथ ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो पूरी सिस्टम है, दिस इज दी सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखो कि हार्ट में दो बार ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। नंबर 1, एक बार सबसे पहले कहाँ सर्कुलेशन हो रही है, यहाँ बॉडी के सेल से हार्ट तक। ठीक है, एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और जो दूसरी सर्कुलेशन है वो कहाँ हो रही है, वो हमारे हार्ट से लंग्स तक हो रही है एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो जस्ट बिकॉज ब्लड की दो बार सर्कुलेशन होती है तो इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो कोई भी आपको अब अगर नेक्स्ट टाइम पूछे कि ह्यूमंस में किस टाइप की सर्कुलेशन होती है, तो किस टाइप की होगी, इट विल बी ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो ये है पूरी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन। बट ये तो थी ह्यूमंस के ऊपर। अब दूसरे एनिमल्स में जरूरी नहीं है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट हो। जैसे कि आप देख सकते हो फिशेस पे जितनी भी मछलियां हैं उनमें सिर्फ एक चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनमें क्या होती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, तो इनमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता। एंड अगेन दूसरे अगर हम ग्रुप्स में देखें, लाइक एम्फीबियंस, लाइक रेप्टाइल्स, उनकी भी हार्ट 4 चैम्बर्ड नहीं होती, उनकी हार्ट 3 चैम्बर्ड होती है, जिसके वजह से थोड़ी बहुत मिक्सिंग तो हो जाती है ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड इसीलिए ये जो है कभी भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमारी तरह अपने हिसाब से नहीं मेंटेन कर सकते। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और सिंपली पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, इन्हें हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। एंड इसीलिए ठंड के मौसम में आपको ये सारे चीजें, ये सारे ऑर्गेनिजम्स यूजुअली नहीं दिखेंगे। हाउएवर क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल। क्रोकोडाइल सिर्फ एक ऐसी रेप्टाइल है जिसकी हार्ट जो है इट इज 4 चैम्बर्ड। ओके, एंड देन जितने भी अदर वर्टिब्रेट्स है लाइक मैमल्स, लाइक बर्ड्स, every one of them have 4 chambered heart and that's why they are also called hot blooded animals. So heart है तो पंपिंग ऑर्गन, बट हर किसी में हार्ट भी सेम नहीं होता। अब यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक ये आती है कि हाउ प्लेटलेट्स मेंटेन द ब्लड
इन आवर बॉडी। कैसे प्लेटलेट्स मेंटेन करती है, किस चीज को मेंटेन करती है? तो देखिए लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करते हैं, उसके फ्लो को रोकते हैं। एंड अगेन कैसे रोकते हैं, तो अब हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। बट आप ये सोचो कि अगर प्लेटलेट्स नहीं होता तो क्या होता? अगर हमारे वेसल्स में, हमारे जितने भी आर्टरीज है, वेन्स है, इनमें अगर लीकेज हो जाती तो क्या होती? सिंपल सी बात है, हम मर जाते। ब्लड फ्लो हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी में ब्लड ही नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं होंगे। सो वी विल डाई। सो द प्लेटलेट्स, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज इन क्लॉटिंग। और ये कैसे करती है? सो लेट अस अज्यूम दिस इज आवर ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड वेसल्स है और इसमें तरह तरह के सेल्स होते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में RBCs होंगे, देन देयर विल बी WBCs, और उसके बाद हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी होंगे, जो हमारे सेल फ्रेगमेंट्स, हमने कहा था कि प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले किसी भी वजह से अगर यहाँ पे कुछ हो गया, डैमेज हो गई, कुछ भी हो गई वेसल्स में, तो क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगी, हमारे WBCs, RBC सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और तभी सिग्नल मिलेगी कि कुछ इंजरी हुई है, जाओ तुम अब अपना काम करो। और तब क्या होगा, ये जो हमारे प्लेटलेट्स है, ये अलोंग विथ अ प्रोटीन जो हमारे ब्लड में होती है, प्लाज्मा में होती है। सो प्लाज्मा कंटेन्स अ प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा कंटेन अ प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? इट इज फिब्रिनोजेन। ठीक है, सो फिब्रिनोजेन जो है इसको एक्टिव कर देते हैं। जब भी इंजरी होगी, हमारे प्लेटलेट्स जो है इनके साथ मिलकर ये जो फिब्रिनोजेन है, जो एक्टिव होकर फिब्रिन, जब ये एक्टिव होती है उसे हम फिब्रिन कहते हैं, तो इसके साथ मिलकर क्या करेगी, यहाँ पे अपना रिएक्शन करेगी। दैट मीन्स फिब्रिनोजेन जो है यहाँ पे एक जाली बना देगी। इट विल प्रोड्यूस अ नेट, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, और यहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स जो है उनके भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे। दैट मीन्स प्लेटलेट्स और फिब्रिन दोनों मिलकर क्या कर देंगे, उस गैप को फिल कर देंगे, एक जाली बना देंगे, जिससे अब RBCs, WBCs ये सारे मूव नहीं होंगे। इन शॉर्ट टर्म हम क्या कह सकते हैं कि ब्लड फ्लो रुक गई है, ब्लड क्लॉट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच प्लेटलेट्स क्लॉट्स ब्लड। सो अब हम नेक्स्ट थोड़ी सी देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे, दैट इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। बट देखिए, बिफोर स्टार्टिंग विद लिम्फेटिक सिस्टम, आप मुझे बताओ कि जो भी हमारे वेन्स है, जो भी हमारे आर्टरीज है, वो किसी भी सेल के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं? हाउ वेन्स एंड आर्टरीज रिमेन कनेक्टेड टू अ सेल? एक्चुअली देखिए, ऐसा नहीं होता कि सेल में डायरेक्टली वेन्स आ जाए, सेल में डायरेक्टली आर्टरीज आ जाए। उनकी भी छोटे छोटे 1 सेल थिक कुछ ट्यूब्स होते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में 3 टाइप के वेसल्स और 3 टाइप के हम कह सकते हैं ट्यूब्स होते हैं फॉर ब्लड। नंबर 1 वेसल क्या होता है? इट इज आर्टरी, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स होते हैं यूजुअली। नंबर 2 क्या होता है? इट इज वेन्स। एंड लास्ट में अगेन आई एम रिपीटिंग 1 सेल थिक, बहुत पतली एक छोटी सी ट्यूब होती है, विच इज कॉल्ड कैपिलरीज। और जो भी हमारे सेल्स होते हैं, दे रिमेन कनेक्टेड विद दिस कैपिलरीज। अब आप सोचेंगे कि मैडम आपने ये चीज यहां मेंशन क्यों की? क्योंकि देखिए, अब ये लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हो
कि जो भी हमारे आर्टरीज है, जो भी हमारे वेन्स है, प्लस ये जो स्ट्रक्चर है जहां आर्टरीज वेन्स कनेक्टेड है, ये हमारे कैपिलरीज है। तो हमेशा क्या होता है, जब भी कुछ हमारे चीजें मूव होती है थ्रू आउट द ब्लड, कैपिलरीज के गैप से, कुछ हमारे यहाँ गैप्स हो सकते हैं कैपिलरीज में, तो इनके गैप से कुछ फ्लूइड, कुछ प्लाज्मा बाहर निकल आते हैं। ठीक है, सो सिंपल वे में अगर हम देखें, लेट अस अज्यूम कि ये हमारी एक कैपिलरी है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी सब होंगे, और जब ये मूव करेंगे इनके गैप से कुछ प्लाज्मा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ हमारे प्लाज्मा, फिर हो सकते हैं डब्ल्यूबीसीज भी बाहर आ जाए। बट हाँ, जो हमारे बड़े बड़े सेल्स होते हैं लाइक आरबीसीज हो गए या दूसरे डब्ल्यूबीसीज हो गए, हो सकता है वो मूव नहीं कर पाए। सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि मिनरल्स हो गया बहुत कम, फिर हमारे प्लाज्मा हो गया विच इज ऑल्सो लिक्विड, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाती है। दोबारा से ये जो प्लाज्मा है, ये जो मिनरल्स है, और बेसिकली ये जो फ्लूइड है, ये हमारी एक दूसरी सिस्टम में चली जाती है, दूसरी ट्यूब में चली जाती है, विच इज और विच वी कैन से फॉर्म्स अ सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड से निकलती है प्लाज्मा, कुछ हमारे छोटे छोटे डब्ल्यूबीसीज बेसिकली लिम्फोसाइट्स, और कुछ छोटे मोटे मिनरल्स, एंड यही जो फ्लूइड है ये फिर उस स्पेस से दूसरी ट्यूब में चली जाती है और अपना ही सिस्टम बनाती है, विच इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, एंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, Which one is the largest lymph organ? ठीक है, हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट lymph organ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। तो चलिए, इट इज ऑल अबाउट lymphatic system, बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इस सिस्टम की क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन हो सकता है लिम्फेटिक सिस्टम की। तो आप सबने टॉन्सिल्स का नाम तो सुना ही होगा, बहुतों को होती भी होगी, सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा कॉमन है, यहाँ पे पेन हो जाती है। तो टॉन्सिल्स दे आर पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। इनफैक्ट ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स, गांठ हमारे बॉडी में बने हैं, एंड अगेन इनकी जो फंक्शन की बात करें, सबकी मेन फंक्शन होती है इन इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो दे ऑल्सो टेक पार्ट इन इम्यून सिस्टम। सिंपल सा लॉजिक आप लगा लो कि यहाँ क्या आया, यहाँ हमारे डब्ल्यूबीसीज आए छोटे छोटे और पानी आया। पानी का कुछ काम तो है नहीं, ठीक है, प्लाज्मा हम कहे तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, बस चीजों को रखना, उसके अलावा उसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता। अब पानी को अगर हम हटा दे, प्लाज्मा को अगर हम हटा दे, रह जाता है डब्ल्यूबीसीज। तो ऑफ कोर्स सी बात है, द फंक्शन ऑफ lymph or lymphatic system, number 1 is to provide immunity to fight diseases. Number 2 हो सकता है again transportation of nutrients, कुछ छोटे मोटे nutrients की भी transportation में वो help कर सकते हैं, जैसे कि intestine में जो भी absorption होती है of things, उसमें हमारे lymph जो है ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। दैट मीन्स ये हमारे न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड हाउएवर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे हार्ट में तो सिर्फ ब्लड जाता है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप को कैसे सर्कुलेट करता है, हाउ लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेट इटसेल्फ अराउंड आवर बॉडी। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे ये लिम्फ नोड्स है या लिम्फ के जो भी हमारे वेसल्स होंगे, इट विल मिक्स अप विद द वेन्स, और सिंपली हम कह सकते हैं इट विल ड्रेन्स इन वेन्स। तो वेन्स के साथ मिल जाएंगे। अब ये वेन्स दोबारा से हार्ट में एंटर करेगी और दोबारा से वो एक अपनी हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम थी उसकी पार्ट बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम, कहीं ना कहीं हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर कनेक्टेड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स इन प्लांट्स।
प्लांट्स में किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब देखिए, प्लांट की कोई हार्ट नहीं है जिससे वो चीजों को पंप कर सके। इनफैक्ट एनिमल के कंपेयर में अगर हम प्लांट को देखें, दे डोंट नीड मोर एनर्जी, ठीक है। प्लांट की अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट देखें, सो प्लांट की एनर्जी नीड्स जो है इट इज लो एज कंपेयर टू एनिमल्स। तो इसीलिए प्लांट की जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स। हाउएवर, अगर हम छोटे छोटे प्लांट को देखें, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस देखें, ठीक है, अगर हम स्मॉल डिस्टेंसेस में देखें तो नॉर्मल डिफ्यूजन, बस डिफ्यूजन जो होती है इट इज सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी बहुत लंबी हाइट होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम ह्यूमन कभी भी इतनी हाइट के हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, तो उनमें हो सकता है सिर्फ रूट से डिफ्यूजन ना सफिशिएंट हो, तो उनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है। अगर हाइट, ठीक है, अगर हाइट बड़ी है सो इट विल फॉलो अ डिफरेंट मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म क्या होगा? It will be the transportation of food by a different tube system. ट्यूब, अब देखिए जाइलम चाहे वो फ्लोएम कुछ भी हो, उन वो सब है क्या? बेसिकली एक छोटे छोटे पाइप, आप मान लो छोटे छोटे पाइप है प्लांट के अंदर जो अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो सिमिलरली एक अलग मैकेनिज्म होगी, पानी अलग ही पाइप में जाएगा और हमारी जो फूड पार्टिकल्स है वो एक अलग ही पाइप में ट्रेवल करेगी। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैन बी ग्रुप इन टू कैटेगरीज। नंबर वन कैटेगरी इज दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, किससे होती है? बाय जाइलम। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किससे होती है? बाय फ्लोएम। Now we will start with transportation of food. कैसे फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है इन प्लांट्स। तो अभी मैंने बताया कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होती है फ्लोएम से। एंड हमारे फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? अगेन आपने क्लास 9 में देखा होगा, फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। एंड व्हाट आर दे? It is sieve tube, फिर कौन है? हम है साथी, चलिए, it is companion cell and next क्या होते हैं? It is phloem parenchyma and phloem sclerenchyma और simply phloem फाइबर्स। तो ये है 4 कंपोनेंट हमारे फ्लोएम के। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम में। तो सबसे पहले देखिए, फ्लोएम की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सीव ट्यूब जो है उसमें रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म होती है। एक बेसिकली इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो इट हैज अ रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्म। ये है हमारी सीव ट्यूब। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इनमें रिड्यूस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और यहां जो ये छोटे छोटे प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। इन्हें हम सीव प्लेट्स कहते हैं। और इसके साथ, इस ट्यूब के साथ हमारा क्या होगा? हम है राही, प्यार के नहीं, फ्लोएम के, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे होंगे कंपेनियन सेल्स। इनके साथ दिस सेल्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। ओके, तो ये था फ्लोएम। अब इसके पास, ठीक है, इसके पास हमारे हो सकते हैं दूसरे सेल्स हो, लाइक आवर मेसोफिल सेल्स, दैट मीन्स जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दिस इज आवर लीफ सेल। ये है हमारी लीफ
सेल और सिंपली हम कह सकते हैं मेसोफिल सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अब फ्लोएम की फंक्शन मैंने आपको बता दी है कि इसमें फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी, बट हम देखेंगे कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारे फूड पार्टिकल्स बनेंगे, यहाँ लीफ सेल में हमारे फोटोसिंथेसिस होंगे, फूड पार्टिकल्स बनेंगे एंड दिस क्या बनते हैं यहाँ, सुक्रोज। ओके, तो यहाँ पे सुक्रोज बनेगा विच इज अ शुगर। अब ये जो सुक्रोज है वो कंपेनियन सेल में मूव करेगी बाय एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन का मतलब, एक्टिव का मतलब है कि यहाँ प्लांट एनर्जी यूज करेगी टू मूव द सुक्रोज टू द कंपेनियन सेल। ठीक है, सो यहाँ क्या होगा, सुक्रोज जो है it will move to the companion cell and this is a active diffusion जहां ATP यूज हो जाएगी। ठीक है, it is a active process। कंपेनियन सेल में शुगर आ गए। अब कंपेनियन सेल्स जो है ये हमेशा छोटे छोटे स्ट्रक्चर से हमारे कनेक्टेड रहते हैं टू द सीव ट्यूब, और ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्या होगा, जो भी हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स है वो थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा एंटर करेगी यहाँ सीव ट्यूब में। अब जब भी शुगर आ जाएगा तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके वजह से अब एक एडिशनल फीचर होगा कि पास की जो हमारी जाइलम है, क्योंकि देखिए जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होते हैं, सो दिस इज आवर जाइलम। ठीक है, सो जब भी शुगर इधर आ जाएगा तब क्या होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी जो सॉल्यूट पोटेंशियल है और सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नीचे आ जाएगी, इट विल फॉल। अब इसके वजह से यहां से पास से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इट विल स्टार्ट मूविंग टू हियर। जस्ट बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंसेस आ गए, वो नीचे आ गया, तो पास के जाइलम से वो वाटर खींचेगी। अब वाटर आ गई, जो भी हमारे शुगर पार्टिकल्स थे वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, सॉल्यूशन बन जाएगा और मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको आपको नहीं समझ में आया, आप सिंपल सा एग्जांपल लो। आप एक ग्लास में चीनी ले लो। अब आप ये सोचो कि क्या ये चीनी हम एक कंटेनर से अगर हम इसको छोड़ दें अपने लिए, तो क्या ये चीनी विच इज अ सॉलिड पार्टिकल मूव हो पाएगा थ्रू अ ट्यूब और थ्रू अ पाइप, या सिंपली हम अगर देखें कि क्या ये चीनी इजीली मूव हो पाएगा उस ग्लास के अंदर? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल है, नीचे ही रह जाएगा एंड आफ्टर दैट इसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ भी वही चीज होता है, जो भी सुक्रोज यहाँ आते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर मूवमेंट पहले नहीं हो पाती है, बट जब वाटर आ जाती है, मिक्सअप हो जाती है, तो फ्लो जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, सो वाटर आ गई, फ्लो इजी हो गई, दैट मीन्स अब ये मूव करेगी टू डिफरेंट लोकेशन। अगेन द मूवमेंट इन जाइलम, ठीक है, हियर रिमेंबर कि मूवमेंट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, वो हम जाइलम में देखेंगे, बट इन मूवमेंट इन फ्लोएम, अगर हम फ्लोएम की मूवमेंट देखें देन इट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, क्योंकि क्यों बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है और फूड हर कहीं चाहिए, रूट्स को भी चाहिए जो नीचे होती है, फ्रूट्स को भी चाहिए जो हो सकता है ऊपर हो, तो इसीलिए मूवमेंट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। तो पानी आ गया, मूवमेंट हो गई। अब लेट अस अज्यूम कि ये है हमारी रूट के सेल्स। ठीक है, इट इज आवर रूट सेल्स। अब यहाँ पे लोडिंग तो हो गई, हमारे लीफ सेल से कंपेनियन सेल में आई, कंपेनियन सेल में सीव ट्यूब में आई, फिर फ्लो हो गई। अब क्या करना है, अनलोडिंग करना है। कैसे अनलोडिंग होगा, अब देखिए सबसे पहले
जो भी हमारे यहाँ सुक्रोज थे वो या तो नॉर्मली डिफ्यूज हो जाएंगे टू द रूट सेल, या तो एनर्जी यूज करके वो चले जाएंगे टू द रूट सेल। एंड जब भी हमारी फूड पार्टिकल्स या जो भी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो रूट सेल में या किसी भी सोर्स सेल में मूव करेंगे, अपने आप जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से पानी दोबारा से जाइलम में आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स सोर्स के पॉइंट पे आकर या जहां पे भी अनलोडिंग करना है उसके पॉइंट पे आकर सुक्रोज एंड वाटर, तुम अपने रास्ते हम हमारे रास्ते हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स इन प्लांट। एंड किसकी ट्रांसपोर्टेशन? इट इज ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वो कैसे होती है? सो इट इज विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम की हेल्प से होती है। ओके, एंड अगेन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम? जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट्स है? So xylem is comprises of tracheids, then vessels, then xylem parenchyma and xylem fibers, और हम कह सकते हैं xylem sclerenchyma। तो xylem में भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं एंड अगेन ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट फॉर्म्स अ ट्यूब सिस्टम इन द जाइलम। ठीक है, जाइलम के हम कह सकते हैं ये 2 ट्यूब्स हैं जो वाटर कंडक्शन करती है। बट कैसे? अब सिंपल सी बात है, प्लांट में जो भी हमारे, लेट अस अज्यूम दिस इज अ प्लांट एंड यहाँ पे हमारी लीफ है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, दैट मीन्स वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ है लीफ में। अब होते यहाँ रूट्स है और सॉइल में हमारी होती है वाटर या दूसरे मिनरल्स, जो भी मिनरल्स चाहिए वो हमारे सॉइल में होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ डिफ्यूजन होगी। ठीक है, जो भी सॉइल में हमारे वाटर पार्टिकल्स है, जो भी मिनरल्स है, उनकी डिफ्यूजन होगी एंड अगेन यहां से वो ऊपर की तरफ मूव करेगी टुवर्ड्स द लीफ। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कैसे मूव करेगी। अब एक एक प्लांट इतनी ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, क्या नॉर्मल डिफ्यूजन सफिशिएंट होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल डिफ्यूजन यहां से यहां तो हो जाती है, बट यहां पे क्या होगा, कुछ हमारे एडिशनल पुल की भी जनरेशन होगी, कुछ हमारे एडिशनल फीचर्स भी ऐड होंगे एंड दैट फीचर्स और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या? अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले ट्रांसपीरेशन होता क्या है? तो ट्रांसपीरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। सो जैसे कि हमारे वाटर सोर्सेस से, हमारे रिवर से, पॉन्ड से इवापोरेशन होती है, वैसे ही हमारे लीफ के सरफेस से भी इवापोरेशन हो सकती है, हमारे स्टेम के डिफरेंट पार्ट से भी इवापोरेशन हो सकती है, या सिंपली वाटर लॉस हो सकती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। बट हाउ दिस ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन? तो सबसे पहले देखिए, जब भी, अब आप मान लो यहाँ पे हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, अब जब वो बाहर निकल जाएंगे, जब वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाएंगे तो एक वैकेंसी बन जाएगी। तो लीफ क्या करेगा? लीफ कहेगा कि मेरे यहाँ वाटर खत्म हो गई है, तुम अपना वाटर मुझे दे दो। दैट मीन्स एक पुल की जनरेशन होगी, एक खिंचाव की जनरेशन होगी एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पूल। इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। अब जब भी यहां से वाटर बाहर निकल गया तो यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी, तो अपने आप क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल को पुल जो है अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से वाटर की मूवमेंट होती है। बट ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये हमारे डे टाइम में होती है जब ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है। हाउएवर एट नाइट, डे टाइम में हम कह सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन पुल इज इंपॉर्टेंट। क्या?
हाउएवर रात को क्या होता होगा? तो रात को क्या होता है? ड्यूरिंग द नाइट रूट प्रेशर जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब जब वो खिंचाव नहीं होगा रात को तो पानी जो है नॉर्मली वो रूट में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब वो अंदर डिफ्यूज होकर आएगा तो सही, बट वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और अपने ही तरीके से वो एक प्रेशर की डेवलपमेंट करेगी। उस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। और at night this root pressure will play a important role in the movement of water। ठीक है, सो प्लांट में वाटर की कंडक्शन अगर हम देखें, यहां आप देख सकते हो कहीं पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एक एक्टिव प्रोसेस है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन देखें देन इट इज अ पैसिव प्रोसेस जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब टाइम है क्वेश्चंस के। सो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल एज कंपेयर टू एट्रियम। वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी क्यों होती है एट्रियम के कंपैरेटिवली? सेकेंड क्वेश्चन इज जो भी ट्रांसपिरेशन पुल है, अभी मैंने बताया था जो भी ट्रांसपिरेशन पुल है कैसे वो इंपॉर्टेंट है इन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम। जाइलम में ये किस तरीके से काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the site of RBCs where they are destroyed। कहाँ RBCs की destruction होती है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कहाँ होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन is translocation of organic matters in phloem is एक्टिव और अ पैसिव प्रोसेस। जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है फ्लोएम में, वो किस टाइप का प्रोसेस है? एक्टिव जहां एनर्जी यूज होती है और पैसिव जहां एनर्जी यूज नहीं होती। सो नेक्स्ट टाइम के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।